हेलो एवरीवन। इसके पहले हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो मैं रिमेम्बर करा देता हूँ। हम लोगों ने इस टॉपिक के लिए कुछ बना कर रखा है बेस। वो क्या आपका है ट्रांसक्रिप्शन, वो आपका क्या है टाइप्स ऑफ आरएनएस, और वो क्या आपका है जेनेटिक कोड। आपने ट्रांसक्रिप्शन में पढ़ा था कि किस तरीके से एमआरएनए ने जेनेटिक जो इंफॉर्मेशन है डीएनए से प्रोटीन बनाने का उसको वो लेकर आपके कहाँ आया, साइटोप्लाज्म में आया। आपने ये पढ़ रखा है कि जो आपका आरएनए है डिफरेंट टाइप्स का, जैसा कि टी आरएनए को आप एडेप्टर आरएनए कहते हो, एम आरएनए को आप मैसेंजर आरएनए क्यों कहते हो, और आर आरएनए को आप स्ट्रक्चरल आरएनए क्यों कहते हो, ये हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है। और आपने ये भी जान रखा है कि जो आपका कोडॉन होता है जिसके पास एक स्पेशल अमाइनो एसिड को अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, वो आपका एमआरएनए के पास होता है इन द फॉर्म ऑफ 3 कंसेक्यूटिव न्यूक्लियोटाइड्स। 3 कंसेक्यूटिव आपके न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो आपका कोडॉन बनता है जो एक स्पेशल अमाइनो एसिड को अपनी ओर खींचता है। अब आप इन सभी को अगर एक साथ समराइज करोगे तो आपको ट्रांसलेशन की प्रोसेस अच्छे से समझ में आएगी। ट्रांसलेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मैसेज डीएनए से एमआरएनए ने लाया है उसके हेल्प से वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। और आप जानते हो बहुत सारे पॉलीपेप्टाइड चेन आपस में मिलते हैं तब एक प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है। तो एनसीईआरटी की डिफिनेशन क्या कहती है कि आपका वह प्रोसेस, द प्रोसेस इन विच genetic masses carried by mRNA from the DNA is converted in the form of polypeptide chain। यानी जो जेनेटिक मैसेज था प्रोटीन बनाने का डीएनए के पास, वो पहले आपका कैरी किसने किया, एमआरएनए ने। कहां से, न्यूक्लियस से। कहां किया, साइटोप्लाज्म में, और राइबोसोम को प्रोवाइड कराया। और राइबोसोम ने क्या किया, उसको कन्वर्ट कर दिया। और राइबोसोम ने क्या किया, राइबोसोम ने उस इंफॉर्मेशन को लेकर जितने भी अमाइनो एसिड थे उन सभी को अपनी ओर खींचा और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये जान लो कि जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है आपका वो राइबोसोम में होता है। और साथ ही साथ इस प्रोसेस में आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की जरूरत पड़ती है, कुछ इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स की जरूरत पड़ती है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपका राइबोसोम है जिसको आप प्रोटीन फैक्टर भी कहते हो। दूसरा आपका एमआरएनए है। तीसरा आपका टीआरएनए है। चौथा आपका अमाइनो असाइड टीआरएनए सिंथेटेज है। और फिफ्थ आपका अमाइनो एसिड है। पहले हम इन सभी को आपका एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इतना जितना एनसीईआरटी ने बता रखा है। उसके बाद हम बात करेंगे मैकेनिज्म की। आप ये जानो कि जो आपका राइबोसोम है उसको आप सेलुलर फैक्ट्री प्रोटीन का क्यों कहते हो, क्योंकि आपका यही राइबोसोम है जिसमें टीआरएनए, यही राइबोसोम है जिसमें एमआरएनए, और यही राइबोसोम है जिसके पास आरआरएनए होता है। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करते हैं। और पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है, आपका वह यूनिट्स हैं जो आपस में मिलकर प्रोटीन बनाते हैं। तो सिंपल सी बात है ना, प्रोटीन बनाने में आपका सबसे हेल्पफुल राइबोसोम ही है। राइबोसोम रहेगा ही नहीं तो सारे आरएनए कहाँ अटैच होंगे और कहाँ बनाएंगे प्रोटीन। तो बगैर राइबोसोम के आपका ये पॉसिबल नहीं है, इसीलिए राइबोसोम को सेलुलर फैक्ट्री कहा जाता है। अब आइए, आपका इसके 2 सब यूनिट्स हैं, एक लार्जर सब यूनिट्स है, एक स्मॉलर सब यूनिट्स है। और ये लार्जर सब यूनिट जो आपका है उसके 2 तरीके से आप समझ सकते हो। अगर प्रोकैरियोट्स की बात करोगे तो इसमें 50s आपका लार्जर सब यूनिट्स रहेगा। अगर यूकैरियोट्स की बात करोगे तो 60s रहेगा। क्लियर है। स्मॉलर सब यूनिट की बात करोगे आप तो हम लोगों में दैट मींस यूकैरियोट्स में कितना होगा, 40s होगा। और प्रोकैरियोट्स में कितना होगा, आपका 30s होगा। ठीक है। आपका जो लार्जर सब यूनिट होता है बाबू, ये अटैच करता है टीआरएनए को। किसको अटैच करता है, टीआरएनए। कब करता है, जब आपका एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब, जब एक्टिव पॉलीपेप्टाइड फॉर्मेशन होता है तब। ठीक है। और साथ ही साथ इसके पास ग्रुप होता है न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड के लिए। यहां देख लो आप, ग्रुप है। ये ग्रुप क्या करता है ना, न्यूली फॉर्म पॉलीपेप्टाइड को अपने अंदर रखेगा। कब तक, कब तक रखेगा, जब वो पूरा बन ना जाए, है ना। और क्यों रखता है, ताकि वो आपके सेलुलर एंजाइम से उनको बचा सके, है ना। नहीं तो तुरंत सेलुलर एंजाइम आएगा और पॉलीपेप्टाइड चेन को बोलेगा तोड़ो। क्यों, क्योंकि वो तो एक दूसरे का अपोज है ना। जो सेलुलर एंजाइम से दूसरे के अपोजिट है ज्यादातर। मान लो आपका आ गया पेप्टाइड, पेप्टिडेज आ गया तो पेप्टिडेज पेप्टाइड को तोड़ देगा। इसीलिए बचाने के लिए अंदर रखे हुए कि भाई अंदर रहो, अभी जब पूरा बन जाओगे ना, बहुत सारे आपस में अटैच होकर बन जाओगे प्रोटीन, तब जाना बाहर, कोई नहीं तोड़ेगा तुरंत। क्लियर है। अब आइए, दोनों सब यूनिट्स
दोनों सब यूनिट्स, स्मॉलर वाला सब यूनिट्स और लार्जर वाला सब यूनिट्स एक दूसरे के क्लोज आता है कब? जब प्रोटीन फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, तब एक्टिव प्रोटीन फॉर्मेशन, है ना। और कौन लाता है क्लोज? मैग्नीशियम आयन Mg2+ आयन आपका लाता है। और याद रखिएगा स्मॉलर सब यूनिट के पास आपका क्या होता है? आपका रिकॉग्नाइज करने का कैपेसिटी होता है mRNA को, तो वो mRNA को अपने आप से अटैच करके रखता है। उसके बाद दो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है एनसीईआरटी की, मैं लिख नहीं पाया लेकिन उसको आपको समझना है। पहला पॉइंट ये देखो आप है, इस पॉइंट में बोला गया कि आपके राइबोसोम के पास क्या है? स्ट्रक्चरल आरएनए है, दैट मींस आरआरएनए, और 80 डिफरेंट प्रोटीन बनाने का इंफॉर्मेशन है, यानी 80 डिफरेंट प्रोटीन एक आपका राइबोसोम बना सकता है। दूसरा पॉइंट आपका ये छूटा कि प्रोकैरियोट्स में, ये वाला देखिए, प्रोकैरियोट्स में आपका जो है राइबोसोम जो आपका है वो कैटलिस्ट की तरह भी काम करता है। दैट मीन 23S जो राइबोसोम है वो राइबोजाइम का फॉर्मेशन करता है, जो आपका एक एंजाइम है और जो क्या करता है? पॉलीपेप्टाइड बनाने में प्रोकैरियोट्स में हेल्प करता है। तो आपने बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा है कि सारे के सारे एंजाइम प्रोटीनियस होते हैं एक्सेप्ट वन, वो है राइबोजाइम। तो यहां आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब बात करते हैं हम लोग, इसके अलावा आपका mRNA भी हेल्पफुल है। mRNA के पास क्या है? mRNA के पास वो कोडॉन है जिसकी हेल्प से वो tRNA को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। दैट मींस ब्रिंग कोडेड इंफॉर्मेशन, जो कोडेड इंफॉर्मेशन उसने डीएनए से लाया है आपके स्पेसिफिक अमाइनो एसिड को पकड़ने के लिए, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? कोडॉन कह रहे हैं। तो वो आपका किसी और के पास नहीं है, वो आपके mRNA के पास ही है। तो mRNA है क्या? mRNA have a specific 3 consecutive nucleotides which have capacity to code a special amino acid, क्लियर है। अब उस स्पेशल अमाइनो एसिड को कोड करने वाले कोडॉन को पहचानने वाला कौन है? वो है tRNA, जिसको आप एडेप्टर आरएनए भी कहते हो, ठीक है। तो ये रिकॉग्नाइज करता है कोडॉन को आपके कहा? आपका mRNA पर, ठीक है, कि हाँ यहाँ पर हैं। तो उसके अकॉर्डिंग उनके पास एंटीकोडॉन रहता है, मैंने यहाँ दिखाया है आपका। और वो एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग क्या करता है? कोडॉन एंटीकोडॉन के अकॉर्डिंग वो आपका एक स्पेशल अमाइनो एसिड को पकड़ता है, क्लियर है। तो मैंने कहा पकड़ने के बाद लाने का काम भी इसी का है, इसीलिए इसको एडेप्टर बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये कैरी करता है ना अमाइनो एसिड, कहां से? सेलुलर पूल से। सेलुलर पूल में जो अमाइनो एसिड है जिसका जरूरत है उसको उठाकर लाने का काम करता है कौन? tRNA, अडेप्ट करने का काम करता है, ठीक है। कब करता है? एट द टाइम ऑफ एक्टिव प्रोटीन सिंथेसिस। अमाइनो एसिड tRNA सिंथेसिस की अगर बात करते हैं तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका एंजाइम है ट्रांसलेशन के लिए। एक एग्जांपल ले लो कि आपके घर में एक मोबाइल है, तो मोबाइल जो आपके घर में है वो अगर ऐसे रख दो, दिन भर ऐसे रखा रहे डिस्चार्ज हो जाएगा। ये मान लो कि आपका है, ये डिस्चार्ज आपका है, तो इसको चार्ज आप किससे करोगे? इसको चार्ज आप करोगे विद द हेल्प ऑफ चार्जर। तो वैसा ही आपका जो अमाइनो एसिड है वो आपका इनएक्टिव फॉर्म में है ना, डिस्चार्ज बोल लो है, उसको चार्ज कर tRNA के साथ अटैच करने का काम जो करते हैं जो एंजाइम, उसका नाम है अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज। तो मैं इसे चार्जर कहूं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो आपका अमाइनो एसिड को चार्ज करने वाला, दैट मींस इनएक्टिव फॉर्म से एक्टिव फॉर्म में लाने वाला कौन है? अमाइनो एसिड tRNA सिंथेटेज है। साथ ही साथ एक्टिव फॉर्म में ला कर एक स्पेशल tRNA से अटैच करता है जिसके पास स्पेशल एंटीकोडॉन होता है कंप्लीमेंट्री टू mRNA कोडॉन, ठीक है, अटैच कर देगा। अब आपका क्या है लास्टली? अमाइनो एसिड 20 आपके अमाइनो एसिड सेलुलर पूल में प्रेजेंट होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं, पॉलीपेप्टाइड बनाने में हेल्प करते हैं। और आप लोगों ने पढ़ा है बायोमोलिक्यूल्स में भी कि अमाइनो एसिड मोनोमर्स है प्रोटीन के, विदाउट आपका अमाइनो एसिड प्रोटीन बन ही नहीं सकता। अब सभी को अगर समराइज करूं तो ये आपका फिगर नजर आएगा। देखिए नीचे में आपका लार्जर सब यूनिट है, ऊपर में आपका स्मॉलर सब यूनिट्स है। और आप देखोगे कि मैंने बोला था कि लार्जर सब यूनिट में ग्रुप्स होता है, तो यहाँ दिख रहा है इसमें पॉलीपेप्टाइड है। ये कब तक इसमें रहेंगे? जब तक पूरे अच्छे से ये बन ना जाए, ठीक है। किस लिए रह रहे हैं? ताकि जो सेलुलर पूल में आपके एंजाइम उससे ये बच सके, ठीक है। अब आइए tRNA यहाँ है, तो tRNA जो आपका इसके पास एंटीकोडॉन रहेगा और mRNA से अटैच होगा तो उसके पास क्या रहेगा? कोडॉन। देखो ये अगर कोडॉन है, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये अगर कोडॉन है तो ये एंटीकोडॉन अगर है तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर यहाँ AUG है, AUG mRNA है तो भाई यहाँ यू ही रहेगा। तो इसके बाद उल्टा रहेगा, ए के सामने क्या रहेगा? यू रहेगा, और यू के सामने क्या रहेगा? ए रहेगा, जी के सामने सी रहेगा। तो क्या हो जाएगा?
यू, ये वाला रहेगा यू और ये रहेगा ए और ये रहेगा क्या आपका सी, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री रहते हैं दूसरे के, इसीलिए रिकॉग्नाइज करते हैं, पहचानते हैं और जाकर वहां पर सेट कर जाते हैं। अब आप समझोगे मैकेनिज्म कैसे परफॉर्म होता है। हम एक एक पॉइंट को क्लियरली आपको समझना है, बहुत इजी वे में समझ में आएगा। एनसीईआरटी की फिगर की भी बात करेंगे हम लोग और एनसीईआरटी की कुछ लाइंस की बात करेंगे हम लोग। मैकेनिज्म समझने से पहले आपको ये समझना है बच्चे कि कुछ ऐसे भी रीजंस होते हैं एमआरएनए के पास जो कि आपका ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता। तो एमआरएनए का वह रीजन जो ट्रांसक्रिप्ट नहीं करता, उस रीजन को कहते हो आप यूटीआर, अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। अब ये अनट्रांसलेटेड रीजन पूरे एमआरएनए पर कहाँ कहाँ रहता है ये समझना है। ये आपका फाइब्रासिन यानी स्टार्टिंग इन जो आपका होता है, जहां पर आपका क्या लगा रहता है, इनिशिएटर कोडॉन लगा रहता है उससे पहले, और आपका एंडिंग दैट मींस स्टॉप कोडॉन लगता है उसके बाद का जो रीजन है, यहीं पर आपका ट्रांसलेशन नहीं होता, इसको बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। तो एनसीईआरटी की ये पॉइंट है, हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। कब पूछेगा कोई नहीं जानता। और इस साल 2022 का जो नीट का क्वेश्चन था उसमें स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत सारे थे, तो स्टेटमेंट के लिए एक क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि यूटीआर जो आपका है आफ्टर किसके है, आफ्टर किसके और बिफोर किसके है, ठीक है। तो बिफोर आपके इनिशिएटर कोडॉन के यानी फाइब्रासिन के, और आफ्टर किसके आपके स्टॉप कोडॉन के दैट मींस 3' इंड के। क्लियर है, तो ये बात आपको याद रखनी पड़ेगी। अब बात करते हैं मैकेनिज्म में। तो मैकेनिज्म में बहुत सारे आपके स्टेप्स हैं और एनसीईआरटी ने जिस बातों को बताया है बाबू उस बात को याद रखना है, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स चीज नहीं पूछता है आपसे, आपसे लॉजिकल चीज पूछता है। सबसे पहला स्टेप जो आपका है मैकेनिज्म में वो है चार्जिंग। कहने का मतलब जो अमाइनो एसिड आपका है ना, अमाइनो एसिड जो आपका है वो आपका जब तक चार्ज नहीं होगा तब तक टीआरएनए उसको उठाएगा नहीं। बात समझ लो, अमाइनो एसिड जब तक चार्ज नहीं होगा या फिर अमाइनो एसिड का एसाइलेशन नहीं होगा तब तक वो आपका टीआरएनए लोड नहीं करेगा अपने आप में। तो सबसे पहले आपका अमाइनो एसिड जो है एंजाइम के साथ बाइंड करेगा। तो बाबू किसी भी चीज को एंजाइम के साथ बाइंड करने के लिए आपको एटीपी की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, एटीपी का इस्तेमाल करना आपको पड़ेगा। तो यहाँ पर एटीपी रिक्वायर्ड होगा, एंजाइम के साथ ऐड होगा आपका अमाइनो एसिड और बनाएगा क्या, अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स भी इसको बोलते हैं, या अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। और ये स्पेशली में आपका एंजाइम ही होता है, ठीक है, एंजाइम के फॉर्म में रहता है। लेकिन जैसे जैसे ही ये आपका टीआरएनए के अटैचमेंट में आता है तब जो इसके पास एएमपी है वो बाहर चला जाता है और जो ये एंजाइम है वो भी बाहर निकल जाता है। जो ये एंजाइम अटैच हुआ था वो बाहर चला आएगा, एएमपी भी बाहर चला आएगा, सिर्फ आपका टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बचेगा, उसी को अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। अब ये जो आपका अमाइनो एसिड टीआरएनए कॉम्प्लेक्स है या जिसको टीआरएनए कॉम्प्लेक्स हम कह रहे हैं, एनसीईआरटी कह रही है, वो आपका अपने एंटी कोडॉन के अकॉर्डिंग एमआरएनए पर कोडॉन ढूंढेगा और जाकर अटैच होगा। बस यही आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एनसीईआरटी की फिगर है वो भी हम लोग देखेंगे, घबराना नहीं है। अब आप बात करो कि उसके बाद क्या होगा। तो उसके बाद जब ये सारे काम होते रहते हैं तो जो एमआरएनए है वो खुद को स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से कनेक्ट कर लेता है, अटैच कर लेता है। किस लिए, ताकि ये जो बन रहा है उसको वो रिसीव कर सके और आपस में पेप्टाइड बॉन्ड बनाकर पॉलीपेप्टाइड चेन बना सके। अरे बात समझ में, यानी ये जो सब काम हो रहा है ऊपर का दोनों, इन सारे कामों को आगे प्रोसीड करने के लिए एमआरएनए जो आपका है वो अटैच होगा स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम से, है ना, और आपका कोडॉन दिखाता रहेगा और आपका जो इसमें एंटी कोडॉन रहेगा टीआरएनए के पास जिसने लोड कर लिया अमाइनो एसिड को, वो अटैच होता जाएगा। फिर आपका अटैच हुआ, ऐसे टीआरएनए बाहर चला गया और जो अमाइनो एसिड है दूसरे अमाइनो एसिड से पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ गया। यही काम होगा, ठीक है। उसके बाद इनिशिएशन में क्या कहा गया, सबसे पहला जो आपका अमाइनो एसिड है जो यहाँ आकर ऐड होगा उसका नाम आपको पता है। आप प्रीवियस लेक्चर को देखोगे तो आपको याद आएगा कि मैंने बोला था आपका स्टार्ट कोडॉन, इनिशिएटर कोडॉन क्या था, आपका एयूजी था जो मेथियोनिन को कोड करता था। तो सबसे पहला आपका मेथियोनाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, या जो बोल सकते हो आप टीआरएनए कॉम्प्लेक्स ही बोलते हैं। तो मैं इसलिए टीआरएनए कॉम्प्लेक्स का मेथियोनाइल लगा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो आपका अमाइनो एसिड है वो मेथियोनिन है,
ठीक है, वो आपका किसके साथ बाइंड करेगा, इनिशिएटर कोडॉन एयूजी के साथ बाइंड करेगा एमआरएनए पर। बाइंड करा, बाइंड करने का बाहर निकलेगा और आपके अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड से बाइंड कर देगा। मेरे पास सुनना, ऐसे अगर कॉम्प्लेक्सिटी में जाओगे तो आपको एक टर्म मिलेगा ईपीए। ए आपका राइबोसोम के जो लार्जेस्ट सब यूनिट हैं उन पर आपका एक जगह है जो आपका बोल सकते हो टीआरएनए को अमाइनो एसिड के साथ क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। पी जो है आपका वह रीजन है जहां पर पेप्टाइड दैट मींस कि पेप्टाइड बॉन्ड बनाने का काम होता है, और ई रीजन वो है जहां से एग्जिट होता है। लग रहा होगा सबको नहीं आता है, मेरे को आता है, मैं समझाना इसलिए नहीं चाहता क्योंकि एनसीईआरटी ने हटा रखा है इसको। एनसीईआरटी इसके बारे में बात कर नहीं रही है तो उस पर जोर नहीं डालना है, बस मैंने बता दिया कि क्या होता है। ए एक्सेप्ट करने के लिए, पी पेप्टाइड बॉन्ड बनाने के लिए, और ई एग्जिट करने के लिए, बस इतना ही याद रखना है। इस तरीके से ऐड होता चला जाएगा और आपका क्या होगा, राइबोसोम ऐसे कर कर आप कैसे मूव करेगा, कोडॉन टू कोडॉन ऐसे मूव करता चला जाएगा, और आपका जो है अमाइनो एसिड ऐसे आपस में जुड़ता चला जाएगा और पॉलीपेप्टाइड बनाता चला जाएगा, और नीचे की ओर लार्जर सब यूनिट में, दैट मींस कि आपका अगर लार्जर सब यूनिट नीचे है तो नीचे की ओर जाएगा, अगर ऊपर है तो ऊपर कैसे करके निकलता चला जाएगा और आपका ग्रूव में जाता चला जाएगा। तो ये तो आपका था चार्जिंग, उसके बाद आपका लोडिंग, उसके बाद आपका अटैचमेंट किसका, एमआरएनए का, और इनिशिएशन। अब बात करते हैं इलॉन्गेशन की, जो मैंने बताया वही इलॉन्गेशन है। जनरली होता क्या है, जो कॉम्प्लेक्स अमाइनो एसिड है जिसको हमने क्या बोला यहाँ पर, अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, है ना, सॉरी अमाइनो एसिड कॉम्प्लेक्स वाला बोलना है ना, तो यहाँ आ जाओ, अमाइनो एसिड एएमपी कॉम्प्लेक्स बोलेंगे इसको, ठीक है। तो वो आपका जो है लिंक होगा टीआरएनए से और क्या बना देगा, अमाइनो असाइल टीआरएनए कॉम्प्लेक्स, या बोल दो सिंपली टीआरएनए कॉम्प्लेक्स बना देगा, और सीक्वेंशियली बनाएगा, और एक एक करके आपका एप्रोप्रिएट कोडॉन से अटैच होता चला जाएगा। ये देखो फिगर, इसमें क्या नजर आ रहा है आपका कि उधर से आपका जो है, उधर से आपका स्पार्जिन आ रहा है अपने कोडॉन एंटीकोडॉन को लेकर, और उसके पहले आपका जो है वैलिन जुड़ चुका है, सेरिन भी जुड़ चुका है। तो ये 1 बाय 1 ऐसे करके देख रहे हो जुड़ रहा है। तो जब ये 1 बाय 1 ऐसे करके एक करके जुड़ रहा है बाबू, तो आपका हो क्या रहा है, एक सीक्वेंसली ये काम हो रहा है कि आपका जो टीआरएनए है अमाइनो एसिड को लेकर आया है, सीक्वेंसली अपने कोडॉन को देखा, उस पर अटैच हुआ, फिर आपका बाहर निकला टीआरएनए, और अमाइनो एसिड ऐसा करके एक दूसरे में बाइंड होता चला गया। तो सीक्वेंशियली हो रहा है, सीक्वेंशियली टू एप्रोप्रिएट कोडॉन इन एमआरएनए, ठीक है, ऐड होता चला जा रहा है, और कॉम्प्लीमेंट्री टू टीआरएनए एंटीकोडॉन। एमआरएनए के पास कोडॉन है, टीआरएनए के पास एंटीकोडॉन, ये आपका एमआरएनए नीचे है और टीआरएनए ऐसे है, जिसके पास कोडॉन है मान लो एयूजी, तो इसके पास क्या होगा, उल्टा कर लो, एयूजी का उल्टा यूएसी रहेगा इसके पास, तो आपका इसमें अटैच ऐसे होगा। अब बोला गया राइबोसोम मूव करेगा ऐसे करके, कोडॉन टू कोडॉन ऐसे करके मूव करेगा 5' से 3' की ओर मूव करेगा ऐसे करके, और जब ये मूव करेगा ना तो आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या होगा, टीआरएनए अमाइनो एसिड को लेकर आएगा और आपका अटैच होता चला जाएगा, और आपका अमाइनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता चला जाएगा, है ना, पेप्टाइड बना के पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता चला जाएगा और बाहर निकलता चला जाएगा, और यहाँ पर आपका टीआरएनए वापस से स्टार्ट रहेगा कि अब मैं दूसरा अमाइनो एसिड लाऊंगा। अरे बस में देखो, अमाइनो एसिड आपका 1 बाय 1 ऐड होगा, जो मैंने ये बोला, ट्रांसलेट होगा पॉलीपेप्टाइड में, जो मैंने ये बोला सीक्वेंशियली 1 बाय 1। इसको डिक्टेट मतलब तय कौन करेगा, इसको आपका तय कौन करेगा, डीएनए, और ये डीएनए आपका आएगा तो नहीं, तो डिक्टेटेड बाय डीएनए एंड रिप्रेजेंटेड बाय एमआरएनए, डिक्टेट करेगा डीएनए और रिप्रेजेंट करेगा एमआरएनए, यानी दिखाएगा एमआरएनए कि मैं ये काम कर रहा हूं। बाबू जब ये सारा काम हो जाएगा तो आपका स्टॉप कोडॉन के पास एक फैक्टर आएगा जिसको हम बोलते हैं रिलीज फैक्टर, वो आपका आता है स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करेगा। जैसे ही वो स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करेगा ना, रिलीज फैक्टर जैसे ही स्टॉप कोडॉन पे बाइंड करेगा, आपका ट्रांसलेशन स्टॉप हो जाएगा, पॉलीपेप्टाइड का फॉर्मेशन रुक जाएगा, और जो पूरा फॉर्म पॉलीपेप्टाइड है वो आपका राइबोसोम से बाहर ऐसे करके निकल जाएगा। देखा है, रिलीज फैक्टर बाइंड टू द स्टॉप कोडॉन। स्टॉप कोडॉन 3 आपके हैं, यूएए, यूएजी या यूजीए, ठीक है, और ये जैसे ही आपका रिलीज फैक्टर इसमें बाइंड करेगा तो आपका टर्मिनेट हो जाएगा ट्रांसलेशन स्टॉप का, कि भाई रोक दो, अब जरूरत नहीं है। अब आपका रिलीज क्या करेगा, कंप्लीट पॉलीपेप्टाइड जो आपका बना है वो आपका राइबोसोम से रिलीज हो जाएगा। ये आपका फुल्ली
बहुत इंपॉर्टेंट आपका ये टॉपिक है, और जो मैंने अभी फिगर भी आपको दिखाया वो फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट था एनसीईआरटी का। हो सकता है कभी आपका वैलिन लिख दे और वैलिन का आपका एंटीकोडॉन का देखिए एंटीकोडॉन से क्या होता है ना, तो इस तरीके से कुछ भी पूछ सकता है आपका। और हम लोगों ने पढ़ा भी है शॉर्ट में वैलिन को वीएल कहते हैं, स्पार्जिन को एएस कहते हैं, सेरिन को एसीआर कहते हैं। आप लोगों ने बायोमॉलिक्यूल्स में पढ़ा भी है, क्लियर है। और उसका जो कोडॉन्स है, कुछ कुछ कोडॉन्स जो एनसीईआरटी ने दिखाया फिगर में, उन सारे कोडॉन्स को आप याद रखना। सबसे इंपॉर्टेंट मेथियोनिन है, सेरीन है, वैलिन है, अस्पार्जिन है और आपका ग्लाइसिन है। इस सारे की कोडॉन्स को आप याद कर लेना। कोडॉन्स याद रहेगा तो उसका ऑपोजिट जो आपका एंटी कोडॉन है वो भी याद रहेगा, ठीक है। क्योंकि आपका डीएनए के पास जो था वो आपका आया एमआरएनए के पास। अब एमआरएनए के पास जो आया है वो कोडॉन है, तो उसके अपोजिट आपका टीआरएनए के पास एंटी कोडॉन होगा। तो सारी चीजों को आपको ना एक बार रिमेंबर करके रखना है। जनरली हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर आपका इससे जो है स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आ जाए यूटीआर वाले से, या आपका चार्जिंग वाले पॉइंट से आ जाए। तो ये बात आपको याद रखनी है, या रिलीजिंग फैक्टर वाले पॉइंट से आपका आ जाए। तो ये पूरा टॉपिक आपको कंप्लीटली समझ में आना चाहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। इसको रिपीट करके देखो बाबू, जितना रिपीट करके देखो उतनी अच्छे से बातों को आप समझ पाओगे। एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, बस आपको पढ़ना है, एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक एंड जय हिंद। यू कैन डू इट बच्चों।